स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 चैप्टर 4 इकोनॉमिक्स, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। स्टूडेंट्स, इससे पहले ऑलरेडी मैं इस चैप्टर की वीडियो डिस्कस कर चुकी हूँ, तो जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले देख ले और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करें नेक्स्ट टॉपिक जो कि है कॉम्पिटिशन एंड अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट, जिसमें हम एक केस स्टडी भी स्टडी करेंगे। तो ग्लोबलाइजेशन एंड द प्रेशर ऑफ कंपटीशन हैव सडनली चेंज द लाइव्स ऑफ द वर्कर। हमने देखा प्रीवियस वाली वीडियो में भी कि ग्लोबलाइजेशन और उसके साथ जो प्रेशर है कंपटीशन का, उसने क्या कर दिया, एक तरीके से वर्कर्स की लाइफ को टोटली चेंज करके रख दिया। फेस विद ग्रोइंग कॉम्पिटिशंस, मोस्ट एम्प्लॉयर्स दीज डेज प्रीफर टू एम्प्लॉय वर्कर्स फ्लेक्सिबली। और इस कंपटीशन के कारण बहुत सारे एम्प्लॉयर्स क्या करने लग गए, जो वर्कर्स को जॉब देने लगे वो थोड़ी फ्लेक्सिबली होगी। मतलब दिस मीन्स दैट वर्कर जॉब्स आर नो लॉन्गर सिक्योर। मतलब इसका कहने का मतलब है कि वर्कर्स की लोग अब ज़्यादा टाइम के लिए सिक्योर नहीं रहेगी। लेट अस सी हाउ द वर्कर्स इन द गारमेंट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री इन इंडिया आर हैविंग टू बियर दिस प्रेशर ऑफ कंपटीशन। अब हम एक सिचुएशन देखेंगे कि किस तरीके से वर्कर को गारमेंट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के अंदर बियर करना पड़ता है ये प्रेशर कंपटीशन का। उसके लिए देखो उनको क्या क्या करना पड़ता है। लेट्स सी। Large MNC in the garment industry in Europe and America order their products from Indian exporters. Large MNCs क्या करती हैं, गारमेंट इंडस्ट्री की यूरोप और अमेरिका के अंदर ऑर्डर पुटअप करती है प्रोडक्ट्स का इंडियन एक्सपोर्टर से। एंड दीज लार्ज एमएनसीज विद वर्ल्ड वाइड नेटवर्क लुक फॉर द चीपेस्ट गुड्स इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज देयर प्रोडक्ट्स। और ये एमएनसीज क्या ढूंढती है, वर्ल्ड वाइड ये नेटवर्क देखती है कि कहाँ पर इनका जो प्रोडक्शन किया जाए जिससे कि इनकी कॉस्ट बिल्कुल चीप रेट में मिले, मतलब बिल्कुल कम दाम में। तो टू गेट दिस लार्ज ऑर्डर्स इंडियन गारमेंट एक्सपोर्टर ट्राई हार्ड टू कट देयर ओन कॉस्ट। और इंडियन एक्सपोर्टर्स क्या करते हैं, वो इस चीज़ को लेना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि अपॉर्चुनिटी मिली है तो हम ही क्यों ना ले, तो उसके कारण वो हर कोशिश करते हैं कि वो उसकी कॉस्ट कम से कम रखे। तो एज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कैन नॉट बी रिड्यूस। अब रॉ मटेरियल की कॉस्ट तो कम नहीं करी जा सकती। एक्सपोर्टर ट्राई टू कट लेबर कॉस्ट। अब एक्सपोर्टर क्या करता है, लेबर को जो देना होता है उसकी कॉस्ट को कट कर देता है। वेयर अर्लियर अ फैक्ट्री यूज टू एम्प्लॉय वर्कर्स ऑन अ परमानेंट बेसिस, जहाँ पहले फैक्ट्री किसी वर्कर को रखने से पहले उसको परमानेंट काम देती है, नाउ दे एम्प्लॉय वर्कर्स ओनली ऑन अ टेम्परेरी बेसिस। अब वो क्या करने लगे, टेम्परेरी बेसिस पे करने लगे, सो दैट डू नॉट हैव टू पे वर्कर्स फॉर द होल ईयर। अब पूरे साल भर उनको वर्कर्स को पेमेंट नहीं देना पड़ता, जब काम होता है तब वो वर्कर्स को बुला लेते हैं। वर्कर्स ऑल्सो हैव टू पुट इन अ वेरी लॉन्ग वर्किंग आवर्स एंड वर्क नाइट शिफ्ट्स ऑन अ रेगुलर बेसिस ड्यूरिंग द पीक सीजन। और पीक सीजन के टाइम रात भर काम करवाते हैं उनसे। वेजेस आर लो, वेजेस जो दी जाती है वो भी बहुत कम दी जाती है। एंड वर्कर्स आर फोर्स टू वर्क ओवर टाइम टू मेक बोथ एंड मीट्स। और टाइम पे कंप्लीट करने के लिए वर्कर्स पे पूरा प्रेशर डाला जाता है कि वो उस असाइनमेंट को कंप्लीट करें। तो वाइल दिस कंपटीशन अमंग द गारमेंट एक्सपोर्टर हैव अलाउड द एमएनसी टू मेक लार्ज प्रॉफिट्स। अब ये कंपटीशन किसको अलाउ कर रहा है, एमएनसी को अलाउ कर रहा है कि वो प्रॉफिट ज़्यादा कमा सके, पर वर्कर्स आर डिनाइड देयर फेयर शेयर ऑफ बेनिफिट्स बॉट अबाउट बाय ग्लोबलाइजेशन। लेकिन वर्कर्स तो बेचारे, उनकी कंडीशन क्या, उनको तो फेयर शेयर भी नहीं मिल रहा बेनिफिट्स का, क्योंकि जिस तरीके से ग्लोबलाइजेशन फेस चल रहा है उस तरीके से वर्कर्स के लिए तो ये एक तरीके से मुसीबत वाली बात हो गई है। अब हम एक देखते हैं गारमेंट वर्कर का एग्जांपल। 35 ईयर ओल्ड सुशीला है, हैज़ स्पेंड मैनी ईयर्स एज अ वर्कर इन गारमेंट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री ऑफ दिल्ली। उसने गारमेंट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में अपने 35 साल दिए, ठीक है, इंडस्ट्री दिल्ली में है। शी वॉज एम्प्लॉयड एज अ परमानेंट वर्कर एंटाइल्ड टू हेल्थ इंश्योरेंस प्रोविडेंट फंड ओवर टाइम एट अ डबल रेट। When सुशीला फैक्ट्री क्लोज इन द लेट 1990s, और जब सुशीला की फैक्ट्री बंद हो गई 1990s में, आफ्टर सर्चिंग फॉर अ जॉब, वो जॉब के लिए सर्च कर रही थी 6 मंथ से, तो शी फाइनली गॉट अ जॉब। उसको जॉब मिली 30 किलोमीटर अवे फ्रॉम वेयर शी लिव्स। उसको 30 किलोमीटर दूर मिली जॉब जहाँ वो रहती थी उससे। तो इवन आफ्टर वर्किंग इन this factory for several years, she is a temporary worker and earns less than a half of what she was earning earlier. और उस फैक्ट्री में जब उसको जॉब भी मिली तो उसको किस बेसिस पे मिली, एक तो टेम्परेरी बेसिस पे मिली, और जो उसको वेजेस मिलते थे वो भी बिल्कुल हाफ मिलते थे, जो पहले प्रीवियसली मिल रहे थे उससे भी कम। तो सुशीला लिव्स हर हाउस एवरी मॉर्निंग 7 days a week at 7:30 AM। और उसको अपने घर से भी, क्योंकि 30 किलोमीटर दूर था तो घर से सुबह उठ के जाना पड़ता था 7:30 बजे, एंड रिटर्न एट 10 PM, और 10 बजे वो घर आती थी। तो अ डे ऑफ फ्रॉम वर्क मीन्स नो वेजेस, पूरे दिन भर से लेकर रात भर तक, लेकिन जो वेज मिल रही है इन रिटर्न ऑफ देयर वर्क वो ना के बराबर। तो शी हैज़ नन ऑफ द बेनिफिट शी यूज टू गेट अर्लियर। फैक्ट्रीज क्लोजर टू हर होम हैव वाइडली फ्लक्चुएटिंग ऑर्डर्स एंड देयर फोर पे इवन लेस। और जो फैक्ट्री उसको पेमेंट कर रही है वो भी बहुत ज़्यादा कम पे कर रही है। सो स्टूडेंट्स, इस केस स्टडी में पता चलता है कि किस तरीके से वर्कर्स की कंडीशन हुई आफ्टर ग्लोबलाइजेशन।
Now the condition of work and the hardship of the worker described above have been common to many industrial units and services in India. और ये बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ के साथ कॉमन हुआ, देखने को मिला हमें उस समय. And most workers today are employed in the unorganized sector. बहुत सारे वर्कर्स आज भी जॉब कर रहे हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर. Moreover, increasingly condition of work in the organized sector have come to resemble the unorganized sector. Workers in the organized sector such as Sushila no longer get the protection and benefits दैट दे एंजॉय अर्लियर. अब उसको जो पहले बेनिफिट्स मिल रहे थे, हमने जो सुशीला का एग्जाम्पल दिया, उसको बाद में वो सारे बेनिफिट्स नहीं मिले. नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा द स्ट्रगल फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन. अब क्या क्या स्ट्रगल करना पड़ेगा अगर फेयर ग्लोबलाइजेशन होना चाहिए तो अबव एविडेंस इंडिकेट्स दैट नॉट एवरीवन हैज़ बीन बेनिफिटेड फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन. जो अभी हमने किस्सा पढ़ा उससे क्या पता पड़ता है कि हर एक जने को बेनिफिट नहीं हुआ ग्लोबलाइजेशन का. People with education, skill and wealth have made the best use of new opportunities. जिसके पास एजुकेशन है, स्किल है और वेल्थ है, वो तो उसका नई अपॉर्चुनिटी का अच्छे से इस्तेमाल कर लेता है. ऑन द अदर हैंड देयर आर मैनी पीपल हु हैव नॉट शेयर द बेनिफिट्स. पर आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि अपना बेनिफिट शेयर नहीं कर पाते. सिंस ग्लोबलाइजेशन इज नाउ रियलिटी, द क्वेश्चन इज हाउ टू मेक ग्लोबलाइजेशन मोर फेयर. ग्लोबलाइजेशन अगर रियलिटी है तो अब क्वेश्चन ये पुटअप होता है कि हम इसको फेयर कैसे बनाएं. फेयर ग्लोबलाइजेशन वुड क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर फोर. क्योंकि फेयर ग्लोबलाइजेशन तो वो होना चाहिए जिसके अंदर सभी को अपॉर्चुनिटीज मिले. एंड ऑल्सो इंश्योर दैट द बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर शेयर्ड बेटर. और बेनिफिट्स भी इसके अच्छे से शेयर होने चाहिए. तो गवर्नमेंट कैन प्ले अ मेजर रोल इन मेकिंग दिस पॉसिबल. गवर्नमेंट एक अच्छा रोल प्ले कर सकती है इस डायरेक्शन के अंदर. इट्स पॉलिसीज मस्ट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट नॉट ओनली ऑफ द रिच एंड पावरफुल. सिर्फ उसका इंटरेस्ट सिर्फ रिच एंड पावरफुल लोगों को ही आगे बढ़ाने का नहीं होना चाहिए, बट ऑल द पीपल इन द कंट्री. तो यू हैव रीड about some of the possible steps that the government can take. For instance, the government can ensure that labor laws are properly implemented and the workers get their rights. तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, ये भी ध्यान रखना चाहिए कि लेबर लॉज जो है वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड है या नहीं है. वर्कर्स को उनका राइट अधिकार पता होना चाहिए. इट कैन सपोर्ट स्मॉल प्रोड्यूसर्स टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस टिल द टाइम दे बिकम स्ट्रॉन्ग इनफ टू कम्पीट. और स्मॉल प्रोड्यूसर्स को भी इम्प्रूव करना चाहिए अपनी परफॉर्मेंस को और टाइमली कॉम्पीट करना चाहिए मार्केट के साथ. तो इफ़ नेसेसरी द गवर्नमेंट कैन यूज़ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर्स. और गवर्नमेंट को अगर लगता है नेसेसिटी लगती है तो वो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बैरियर्स लगा सकती है. इट कैन निगोशिएट एट द WTO फॉर फेयर रूल्स. निगोशिएट भी कर सकती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के तहत के फेयर रूल्स के लिए. इट कैन ऑल्सो अलॉन्ग विथ अदर डेवलपिंग कंट्रीज विथ सिमिलर इंटरेस्ट टू फाइट अगेंस्ट द डोमिनेशन ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज इन द WTO. और वो इस तरीके की बात भी आगे रख सकती है. तो इन द पास्ट फ्यू ईयर्स मैसिव कंपेन्स एंड रिप्रेजेंटेशंस बाय पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन हैव इन्फ्लुएंस इंपॉर्टेंट डिसीजन रिलेटिंग ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एट द WTO. और अगर हम पास्ट फ्यू ईयर्स की बात करें तो काफ़ी सारे कंपेन्स हुए इसके अगेंस्ट में और रिप्रेजेंटेशन भी किया है लोगों ने, ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई है लोगों ने और बात रखने की ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के लिए बात रखने को कहा भी है. बट दिस हैज़ डेमोस्ट्रेटेड that peoples also can play in important role in the struggle of fair globalization. but लोगों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है एक फेयर ग्लोबलाइजेशन की बात कहे तो, और वो अभी तक भी पॉसिबल नहीं हो पाया. सो स्टूडेंट्स, ओवरऑल इस वीडियो में इतना ही और यहाँ पर हमारा चैप्टर भी फिनिश होता है. अब आपको करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी. और जो स्टूडेंट चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, स्टूडेंट नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि मेरी अपकमिंग सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ. थैंक यू.